आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल परीक्षा पाथ ऑफ सक्सेस में। तो इंटरनेशनल जीके सीरीज का आज है भाग 8। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप भी सक्सेस कीजिए और जल्दी से एसआई और पटवारी बनने की तैयारी कर लीजिए मेरे साथ। आज के जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है G7 शिखर सम्मेलन, QS वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, डेनमार्क ने ISA-FA पर हस्ताक्षर किए। इन सब के बारे में आज बात की जाएगी, जिसमें से G7 सम्मेलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन की। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का समूह। और कौन से देश? तो विकसित देशों का समूह। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एग्जाम में पक्का आएगा, चाहे एग्जाम पटवारी हो चाहे ऐसा ही हो, दोनों के लिए आएगा ही आएगा G7। तो जो 7 विकसित देश हैं वो हैं UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये सभी 7 विकसित देशों का ग्रुप है जिसको हम G7 बोलते हैं। तो इसका हाल ही में 47वां संस्करण हुआ, जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। किस जगह पे हुआ? कार्बिस बे, कार्नवल, ब्रिटेन। इस जगह पर वो हुआ है। आयोजक जो थे वो ब्रिटेन था और ब्रिटेन की ही जगह कार्बिस बे में हुआ। कब हुआ? तो 11 से 13 जून के बीच में हुआ। अब यहां से पहली ही लाइन में 2 सवाल बन जाते हैं कि 47वां संस्करण कहां हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ, कार्बिस बे में। पूछा जाए 46वां संस्करण, तो 46वां संस्करण अमेरिका में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से रद्द हो गया। तो उसके बाद का लास्ट नाम आ जाता है 45वां संस्करण। तो 45वां संस्करण फ्रांस में हुआ था, फ्रांस ने मेजबानी की थी इसकी। और इस बार 47वां संस्करण में कौन मेजबानी कर रहा है? ब्रिटेन। और कुछ अतिथि राष्ट्रों को भी बुलाया है जिन्होंने गेस्ट बनकर आए। कौन? जिसमें भारत के पीएम मोदी, जो कि वर्चुअल रूप से प्रेजेंट थे, वहां पर नहीं गए थे, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कनेक्टेड थे। और कौन? ऑस्ट्रेलिया के पीएम, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। ये सभी राष्ट्र अतिथि थे। और इनके बारे में बात की जाए तो जब भी G7 शिखर सम्मेलन होता है तो यूरोपियन यूनियन को भी इसकी गतिविधियों में शामिल किया जाता है। किसको? यूरोपियन यूनियन को। इन 7 देशों के साथ, जो ग्रुप ऑफ 7 है उनके साथ यूरोपियन यूनियन को भी, यूरोपियन संघ को भी शामिल किया जाता है। और इस बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव, UN महासचिव एंटोनियो गुटारेस भी उपस्थित थे। किस बात पर चर्चा हुई G7 शिखर सम्मेलन में? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के ऊपर। कारण यह है कि पूरे विश्व में लगभग 37 लाख से अधिक लोग की मृत्यु हो गई है। कितने? 37 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। इस वजह से यह चर्चा का मुख्य विषय रहा। और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन पर बात की गई कि कोरोना वैक्सीन कितने लोगों को मिले, कितनी आसानी से मिले, उन सब की उपलब्धता के बारे में बात की। जलवायु परिवर्तन, जो कि मैंने आपको मेरे दूसरे वीडियो भाग 2 के अंदर बताया है कि पेरिस में हुई COP21 2015 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा, ऊपर आ रहा होगा। इस सम्मेलन में निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों को ढांचागत विकास। अब ढांचागत विकास का मतलब होता है हॉस्पिटल, स्कूल, आने जाने की व्यवस्था, पब्लिक बिल्डिंग्स, उन सबको बनाना। तो उनके लिए आर्थिक सहायता देने की बात की, जिसको इन्होंने नाम दिया B3W। B3W का मतलब होता है बिल्ड यानी बनाना, बैक वापस से, बेटर यानी सुंदर, वर्ल्ड वापस से सुंदर वर्ल्ड को बनाना है। इसका नाम है B3W। इस पहल को लॉन्च किया है G7 शिखर सम्मेलन में, ब्रिटेन में। अब बात करते थे, ये फोटोज इसलिए ज्यादा जरूरी है दिखानी क्योंकि एक तो आपको इन लोगों के नाम याद रहेंगे, कौन किस पोजीशन पे वो याद रहेगा, और दूसरा G7 के हिसाब से भी आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले G7 लीडर्स की बात करते हैं। ये है बोरिस जॉनसन। मेरे कल के वीडियो में आपको इसके बारे में बताया, बोरिस जॉनसन के बारे में। ये है पीएम यूके के। कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों। ये है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। मेरे सेकंड वीडियो के अंदर ये बता रखा है कि एंजेला मार्केल फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पर रही है और पिछले 3 साल से ये पहले स्थान पर ही बनी हुई है। एंजेला मार्केल 100 शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष स्थान पर।
इटली के पीएम मारियो ड्रागी, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है। इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा। और जो मैंने बोला यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन, क्या नाम है इनका? उर्सुला वॉन डेर लियन। ये भी G7 सम्मेलन के शिखर सम्मेलन में शामिल होती है। अतिथि कौन कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। कौन थे? स्कॉट मॉरिसन। भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम, उनको बुलाया गया था। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामफोसा, सिरिल रामफोसा, ये है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और यूएन के अंदर G7 में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उपस्थित थे एंटोनियो गुटारेस, ये हैं उनकी तस्वीर, एंटोनियो गुटारेस। अब बात करते हैं मैप वर्क की, जो कि मेरे हर वीडियो में मैप वर्क बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। ये थोड़े से पीछे से आ गए हैं साथ में, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे बात करें तो ये है अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, ये क्या है? भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर की तरफ क्रॉस में, या मैं ये बोलूं ट्यूनीशिया के ऊपर की तरफ, ये है पूरा फ्रांस। क्या है ये? ये है फ्रांस। ये पूरा फ्रांस है। इसको इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि फ्रांस के बिल्कुल ऊपर है इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल के ऊपर है यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, तो इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। आप इनके बारे में रोज प्रैक्टिस करें, आपको याद रहेगा। मैप वर्क मैं फिर कह रहा हूं बहुत जरूरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैप वर्क से सवाल आते हैं। अगली बात करते हैं, जो ब्रिटेन ने मेजबानी करी, तो ये है ब्रिटेन का नक्शा। मैंने अभी आपको बताया, फ्रांस हमने देखा, कहां पर है फ्रांस? मेडिटेरेनियन सी और ट्यूनीशिया के ऊपर। उसके ऊपर है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के ऊपर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। तो यहीं पर ब्रिटेन के अंदर इस जगह पे, बिल्कुल यहां पे टिप पे, ये जो एरिया है ये है कार्निवल का। कौन सा एरिया? कॉर्नवॉल का। तो ये देखिए, ये है कार्नवल, ये है कार्नवल। कार्नवल में ये जगह कार्बिस बे, यहां पर इस जगह पे ये है कार्बिस बे। इस जगह पर जो मैं डॉट बना रहा हूं दोनों नक्शों में, ये है कार्बिस बे। यहां पर हुआ है G7 शिखर सम्मेलन। मैप पर फिर कह रहा हूं बहुत जरूरी है, आप जरूर देखें इसको, रोज पढ़ें। इस G7 शिखर सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके अंदर क्या घोषणा की गई? G7 के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्बिज बे घोषणा की। क्या की? कार्बिज बे घोषणा पर हस्ताक्षर की है, जिसका मुख्य, इस घोषणा को नाम कार्बिज बे दिया गया है, लेकिन काम क्या है? भविष्य की महामारियों को रोकना। भविष्य की महामारियों को रोकना, जिस तरह कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है, आगे आने वाले समय में और कोई महामारी ना फैले, तो उनको रोकने के लिए कार्बिज बे घोषणा पत्र जारी किया गया है, और इस पर सभी G7 देशों ने साइन किए हैं। और क्या कहा कि जो गरीब देश हैं, जितने भी विश्व के गरीब देश हैं, उनको 1 बिलियन से अधिक, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक दी जाए। क्या दी जाए? कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक दी जाए, जिसमें से 50 करोड़ तो अमेरिका लेगा। 50 करोड़ खुराक कौन देगा? अमेरिका। और 10 करोड़ खुराक देगा ब्रिटेन। ये पहले से तय है। और शोध ये कहता है कि वर्ष 2022 के मध्य, यानी अगले साल के मध्य तक, दुनिया की कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने के लिए 11 अरब खुराक की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 11 अरब खुराक की जरूरत। 70% इसलिए जरूरी है कि 70% करने से, 70% आबादी को टीका लगने से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, यानी कि अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो बहुत कम चांसेस होंगे कि और आगे से आगे फैले। तो उसके लिए किसी भी देश की 70% आबादी को टीका लगना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर विश्व की आबादी को बात हो रही है, तो इसलिए 11 अरब खुराक की आवश्यकता है 2022 के मध्य तक। भारत की भूमिका इसमें क्या रही? तो पीएम मोदी ने G7 के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है अतिथि के रूप में, और इस वायरस से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए
एक मंत्र दिया जिस मंत्र का नाम है एक धरती एक स्वास्थ्य। यह आपका सवाल है एसआई का। ये मान ही लीजिए कि G7 के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने क्या मंत्र दिया, एक धरती एक स्वास्थ्य। तो ये उसका आंसर होगा, एक धरती एक स्वास्थ्य। अब बात करते हैं G7 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो G7 बना कैसे है, कैसे इसका गठन हुआ, कौन कब जुड़ा, किस तरीके से इसकी बैठक होती है, इन सब के बारे में। ये एक 7 विकसित देशों का समूह है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इन देशों का समूह है जो कि विकसित देशों का समूह है। इसका गठन किया गया था 1973 में जब तेल संकट आया था। क्या आया? तेल संकट आया। और क्या आया? वैश्विक आर्थिक मंदी आई। तो 1973 में जब ये दोनों ही आए, तेल संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी, तो उसके बाद 25 मार्च 1973 को इसका गठन किया गया, जिसके अंदर होने वाली विश्व के अंदर परेशानियों को रोका जा सके। केवल 6 देशों वाला था ये गठबंधन शुरुआत में। 1975 में जब इसकी पहली बैठक हुई तो ये सिर्फ 6 ही देश थे। कौन कौन से? फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका। और 1976 में जाके कनाडा इसमें शामिल हुआ। और जबकि मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में 46वां शिखर सम्मेलन अमेरिका में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण रद्द करना पड़ा। और ये हर साल होने वाला शिखर सम्मेलन है G7। आगे बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। QS का मतलब है क्वाक वेरेली साइमंड्स। ये कंपनी है क्वाक वेरेली साइमंड्स, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। ये देखिए, क्वाक वेरेली साइमंड्स वैश्विक संस्था है ब्रिटेन की, ये जारी करती है इसको, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। ये इसका लोगो दे रखा है 2022 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। रॉकेट की तरह सब आसमान में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इसका 18वां संस्करण था। ठीक है। सबसे ऊपर शीर्ष स्थान पर रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। इसको बोलते हैं MIT। MIT टॉप पर रहा है और पिछले 10 सालों से टॉप पर है और 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। और इस बार यह रैंकिंग 1300 विश्वविद्यालयों पर दी गई, जो कि ये अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कितना विश्वविद्यालय को? 1300 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया इस रैंकिंग में। और 6 मापदंडों पर यह काम करती है। कितना मापदंड है? 6। अब ये मापदंड कैसे हैं? सबसे पहले तो आती है शैक्षणिक प्रतिष्ठा। शैक्षणिक प्रतिष्ठा का मतलब है कि वहां पे जो पढ़ाया जाता है, वह पढ़ाने के बाद कोई भी स्टूडेंट वहां से कितना अच्छा आगे बढ़ पाता है, तो उसको कहते हैं शैक्षणिक प्रतिष्ठा। यानी हर बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा काम करे या कुछ परसेंटेज में बच्चे अच्छे काम करे, तो उसको बोलते हैं शैक्षणिक प्रतिष्ठा। अगला आता है नियोक्ता प्रतिष्ठा, एम्प्लॉयर रेपुटेशन। यानी जो लोग वहां पे पढ़ा रहे हैं उनके पास कैसी क्वालिफिकेशन है, उन्होंने कितने शोध किए हैं, उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अच्छा बनाया है या कितने स्टूडेंट्स की जॉब लगवाई है, इन सबको बोलते हैं एम्प्लॉयर रेपुटेशन। अगला आता है शिक्षक छात्र अनुपात। शिक्षक छात्र अनुपात बहुत जरूरी है। अगर ये सही नहीं है तो अच्छे से अच्छा छात्र भी, कितना भी होशियार छात्र क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं पिछड़ ही जाता है। जैसे कई सारे गांव के स्कूलों में ऐसा होता है कि शिक्षक कम है, छात्र अधिक है, तो उसका अनुपात बराबर होना जरूरी है। प्रति शिक्षक उद्धरण, यानी हर शिक्षक को कितना बढ़ावा मिलता है किसी कार्य के लिए, साइटेशंस पर फैकल्टी बोलते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक अनुपात, यानी आपकी यूनिवर्सिटी में कितने बाहर के लोग आके पढ़ाते हैं, वह जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात, यानी आपकी यूनिवर्सिटी में बाहर के छात्र कितना पढ़ने आते हैं। जैसे भारत की कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं। और इसमें भारत की जो स्थिति रही है, तो 200 शीर्ष 200 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में जगह नहीं है। टॉप 100 में जगह में नहीं आए, हम टॉप 200 के अंदर 3 आए हैं। कौन कौन सी आई है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु। IIT बॉम्बे को 177वां स्थान मिला है, IIT दिल्ली को 185 और IISc बेंगलोर को 186। कोई इसके नाम में कंफ्यूज ना हो, इनका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड बॉम्बे और इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। 22 भारतीय विश्वविद्यालयों ने 22 टोटल 22 भारतीय विश्वविद्यालयों ने
टॉप 1000 के अंदर स्थान प्राप्त कर लिया है, यानी भारत की 22 विश्वविद्यालय टॉप 1000 के अंदर आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसके बारे में सभी ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो जरूर पढ़ें इसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि बहुत भारत का चर्चित विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पहली बार हुई है। पहली बार इसने टॉप 1000 के अंदर परफॉर्म किया है। इससे पहले ये कभी टॉप 1000 में आया ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और बेंगलुरु को, आईआईएससी बेंगलुरु को क्यूएस रैंकिंग में रिसर्च के लिए, यानी शोध के लिए, यानी कुछ नई चीजें खोजने के लिए पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? बेंगलुरु स्थित आईआईएससी को। ठीक है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं हमारे देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। अगला आता है डेनमार्क ने आईएसए-एफए पर हस्ताक्षर किए। सबके दिमाग में आ रहा होगा इतनी देर से कि आईएसए-एफए क्या है। आईएसए-एफए का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ISA-FA। तो डेनमार्क ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर पूर्ण समर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाला देश है वो है डेनमार्क, जिसने आईएसए पर हस्ताक्षर किए हैं और पूरी तरीके से समर्थन करने की बात कही है, हर साधन रूप से। तो 8 जनवरी को जब आईएसए-एफए का संशोधन लागू हुआ, उसके बाद डेनमार्क ने पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया। सबसे पहला देश कौन बना विश्व का? डेनमार्क। और कहा जा रहा है कि आईएसए भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का गठबंधन है। तो इसका ये कह सकते हैं आईएसए-एफए का मुख्यालय, आईएसए-एफए को चलाने की संस्था, वो सब कहां पर होगी? भारत में। तो भारत ने 121 देशों का गठबंधन किया है जो आईएसए-एफए के अंदर भागीदार रहेंगे। अब कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन से देश इसमें आएंगे? तो अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित ध्रुव वाले देश हो। अंश पूरी तरह से यानी कि कर्क रेखा या मकर रेखा पर रहते हो, या आंशिक रूप से यानी इसके आसपास रहते हो, कर्क रेखा या मकर रेखा के, जहां पर धूप पर्याप्त मात्रा में पहुंचती हो। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।